नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्रीकल्चर मैन पर। मेरा नाम है मोहित जायसवाल और YouTube पर ये हमारी नई शुरुआत है। जैसा कि जो इस YouTube चैनल पर हम आपको एग्रीकल्चर से संबंधित एजुकेशन, रिसर्च और खेतीबाड़ी की जो नई तकनीकें होती उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जैसा कि हमारा पहला वीडियो है, तो इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने जो है अभी IBPS FO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ओवरऑल में 3rd रैंक हासिल करी है अतुल सिंह जी, उनको बुलाया है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है एग्ज़ाम को लेकर और उन्होंने ये एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया। तो अतुल सिंह जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं देवास मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, जो कि RVSKV ग्वालियर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ से कंप्लीट हुई है। और ये मेरा AFO में दूसरा अटेम्प्ट। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट? जी सर। पहले अटेम्प्ट में आपके कितने नंबर आए थे? पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस में 37 स्कोर था, इंटरव्यू में 12 पॉइंट समथिंग था और ओवरऑल मेरा 1 नंबर से नहीं हो पाया था। लास्ट टाइम जब रुके थे तो 1 हाँ। नंबर से ही रुके थे? जी सर। अभी आपके का क्या स्कोर रहा और क्या रैंक रही? सर अभी मेरा मेंस में था 48। मेंस में 48? हाँ, और इंटरव्यू में 13 नंबर थे, तो ओवरऑल 77 था आउट ऑफ 100। तो उसमें अगर मेंस में देखा जाए तो अभी तक तो सबसे ज़्यादा है, और ऐसे तो ओवरऑल में AIR 3 लगी थी। जैसे कि मैं जितना IBPS FO के एग्ज़ाम को समझता हूँ, जी सर। लोगों के लिए निकालना ही मुश्किल हो जाता, बाकी छात्रों के लिए आपने इसमें रैंक लगाई है, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से जो आपकी तैयारी जो है वो बेहतर रही है। तो FO जो होती है उसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहले प्री, मेंस और इंटरव्यू। हम एक एक के बारे में बात करते हैं। प्री, तो प्री के बारे में बताइए कि प्री के लिए कैसे तैयारी करी है आपने? सर प्री में जैसा कि आपने बताया ओवरऑल 3 फेजेस रहते हैं। उसमें सबसे पहले जो अपना प्री रहता है, प्री में भी 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तीनों का नंबर्स तो सबको ही पता है कि 125 का टोटल होता है, और इस बार अप्रोक्स 36-37 के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी। तो इसमें मेरा अगर इंग्लिश से बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वाले बच्चों को इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होती है, तो मेरा तो अगर मैं बात करूँ पूरा ओवरऑल प्री की, तो प्री में मेरा PO में 2-3 महीने प्रिपरेशन कर रखी थी मैंने, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। तो वहाँ से मेरा रीजनिंग और क्वांट्स वो तो स्ट्रॉन्ग हो गया था, और इंग्लिश भी थोड़ा हद तक मेरा CBSE बैकग्राउंड रहा, तो वहाँ से मेरा वो भी कवर अप हो चुका था। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर मैंने क्या करा इस फेज़ में, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी, और मेन फोकस था मेरा रीडिंग पर, क्योंकि आप कोर्सेज भी देख लें या फिर अदर चीज़ भी देख लें, अभी ये सारी चीज़ें ऐड होने लग गई, लेकिन पहले मेनली ग्रामर पे फोकस किया जाता था। नो डाउट ग्रामर इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ, लेकिन मेरा ये था कि अपने एग्रीकल्चर बात ये इंग्लिश में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। 25 का रहता है, तो अपने को कट ऑफ जरूर से कम जाती है, लेकिन वो लोगों के लिए कम नहीं है, मतलब उतना नंबर लाने में भी बहुत दिक्कत जाती है। हम देखते हैं कि जो छात्रों का है वो ओवरऑल निकल जा रहा है, इंग्लिश उठ जा रहा है, तो दिक्कत है। वो आपके लिए क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। जी सर, इसका तो एज मिला ही है मेरे को। मैं तो फिर मेरा ये फोकस था कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा ये था कि जैसे 7, 8, 9 नंबर, मतलब इतने ही टारगेट लेता था, 9, 10, 9, 10, 9, 10, ज़्यादा नहीं टारगेट लेता था, और इतने आपते भी थे मेरे। मेनली मैंने रीडिंग की प्रैक्टिस करी, एडिटोरियल पढ़े, और रीडिंग का मेरा ऐसा था कि जैसे पढ़ा अपन ने कुछ भी चीज़, एडिटोरियल पढ़ा, तो उसको पढ़ने का अपने समझ में तो आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है वो। अब कई बार अपन रीडिंग बस लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना अपने को, उसको पढ़ने का समझ में आना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर क्या आ रहा है, क्या अपने को समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर अपने को। उसके बाद फिर एक पैराजम्बल वाला था, तो उसमें जैसे 5 आते हैं, अगर आता तो सीधे 5 आता है। इस बार तो 1-1 क्वेश्चन वाले आए थे, लेकिन मेनली अगर इससे पहले वाले एग्जाम से बात की जाए प्रीवियस ईयर में, तो बड़े बड़े आते हैं, 5 सेंटेंस उसमें रहते हैं। तो उसमें जैसे कि अब कभी कभी होता पूरा बना नहीं पाता मैं, तो फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करता था मैं, और फिलर्स तो थोड़े इजी पढ़ते थे मेरे को, तो वो करता था मैं। और वोकेब के लिए मेनली मैंने रूट वर्ड्स के थ्रू याद करने की कोशिश करी थी। जो रूट वर्ड्स वाला जो सेशंस लिया थे मैंने यूट्यूब में, मेनली ये यूट्यूब से ही प्रिपरेशन करी थी मैंने इंग्लिश की। तो यूट्यूब पे कोई पर्टिकुलर कोर्स ऐसा, इसके अलावा यूट्यूब के अलावा कोई पर्टिकुलर कोर्स बाय नहीं किया था आपने इंग्लिश का? हाँ मतलब PO टाइम पे तो था मेरे पास, लेकिन उसमें इतना फोकस नहीं करा था मैंने। हाँ मतलब अगर यूट्यूब में भी बात की जाए तो मैंने मेनली, तो अगर चैनल का नाम ले सकते हैं? हाँ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अनुभव सर का देखा था, अनुभव गोस्वामी सर जो हाँ, अनुभव गोस्वामी सर, हाँ उनका देखा था। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उनका, जो भी आपको जिसको भी फॉलो करते हैं बैंकिंग में,
तो एक बार उनको फॉलो करना चालू कीजिए, डेली एडिटोरियल और उसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप करते जाइए, तो उससे प्रैक्टिस भी बनी रहती है और आगे भी चलता रहता है। हम ओवरऑल टाइम की बात करते हैं कि लगभग कितने समय की तैयारी रही साल में, मतलब कुछ लोग हैं 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, तो आपने जो शुरुआती तैयारी है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करी थी, सेकंड ईयर से करी थी, कहाँ से? नहीं, मेरा बैकग्राउंड पीसीएम था, मुझे तो एग्रीकल्चर पता ही नहीं था। अच्छा। और पीएटी मेरी पीसीएम से ही थी। हाँ। तो मेरा एमपी में, मतलब एमपी में एमपी पीएटी होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उसके बाद फिर मेरा ऐसा था कि 4th ईयर में, उससे पहले मैंने पीओ का जरूर कर रखा था। प्री एक टाइप से आप कह सकते हैं कि जनवरी 2022 से पहले मेरा थोड़ा पीओ का हो चुका था। वार्म अप हो चुका था। हाँ, प्री का हो चुका था। और जो मेंस का रहता है वो, अगर पर्टिकुलर मेंस की बात की जाए तो जैसे हमारे सीनियर सर थे दीपक सर, उन्होंने, जब मैं इंदौर आया था जनवरी 2022 की बात है ये, तो जनवरी 2022 में लॉकडाउन खुला था, थर्ड वेव का थोड़ा चल रहा था, लेकिन मैं आ गया था। हमारी ईएलपी भी चल रहे थे उस समय, रावे का पूरा वो हो चुका था। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, एएफओ के बारे में बताया था। मैं उससे पहले एएफओ के उसमें था ही नहीं। अच्छा। तो आप अगर मेंस की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, एएफओ की बात की जाए, मेनली एएफओ का टारगेट मेरा जनवरी 2022 से ही चालू हुआ। 2022 से मतलब एएफओ को आपने टारगेट? हाँ, मेनली। फिर उसके बाद दूसरी एग्जाम्स तो साइड बाय साइड चलती रही, लेकिन मेन मेरा एएफओ था। इंग्लिश में जैसा कि आपका तो बैकग्राउंड ही अब सीबीएसई रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं गई, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदी माध्यम का छात्र है या अंग्रेजी माध्यम का है, तो उसका अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो अगर उसको शुरुआत से अगर देखना हो कि इंग्लिश के लिए इस तरीके से तैयारी करी जाए, अगर आप कुछ बता पाए सर, उसमें तो उनको सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज है, उसको टाइम देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन में ओवरनाइट सीख जाइए, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और उसका फिर अपने टेलीग्राम्स और इन सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी खासी रहती है, तो इनका भी यूज़ करें। और जो सुपर मॉक्स या फिर ये सब चीज़ें जो यूट्यूब में अवेलेबल है, उनको भी देखें। और अगर आपका बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं है, तो किसी भी एक टीचर का फॉलो कर लीजिए, वो A to Z आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप रीडिंग और इन सब के ग्रामर के क्वेश्चंस लगाते जाइए और डे बाय डे आपका एनालाइज करते जाइए किस में आप कमज़ोर हैं, टेस्ट लगाने के बाद। हाँ, क्योंकि बेसिकली जैसे कि हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, एडिटोरियल है, उनके सॉल्यूशन पे बच्चे बड़े ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं डेली जो न्यूज़पेपर है, जी सर, उनको हम देखें, उनके जो वोकेब, उनमें जो वोकेब आती है उनको तैयार करें। तो उनका वोकेब का कितना रोल रहता है उसमें, न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंट है? नो डाउट न्यूज़पेपर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं इतना नहीं पढ़ता था। शुरुआत में एडिटोरियल मैंने पढ़ने का ट्राई करा, वो पढ़ता भी था मैं, उसमें समझ में भी आता था, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आता था कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने फिर पर्टिकुलर यूट्यूब में देखना चालू करा, तो उसमें खुद ही वो सुबह अर्ली मॉर्निंग सेशंस आने लगते थे। किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, बैंकिंग में बहुत सारे अभी टीचर्स हैं, तो उसमें वो पर्टिकुलर सुबह मॉर्निंग में आपको एडिटोरियल भी प्रोवाइड कर देंगे और उसके क्वेश्चंस भी उनके चैनल या फिर वहीं पे यूट्यूब में ही अवेलेबल हो जाते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहाँ से आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी? इंग्लिश के लिए? हाँ, इंग्लिश के लिए। जी सर, इंग्लिश के लिए तो मेनली मैंने टेलीग्राम का था, और जो भी मेरे को सोर्सेस मिलते थे, जैसे कि मैंने बताया था अनुभव सर का, तो उनके इसमें पीडीएफ्स अवेलेबल थी। ठीक। अब पीडीएफ्स में ऐसा था कि रीडिंग का तो पूरा ही उनने बंडल बना के रखा था, तो वो अभी भी अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और भी बाकी ग्रुप्स हैं, उनमें बहुत सारे थे, उनको मैंने फॉलो करा और उनसे प्रैक्टिस करी थी। उसके अलावा अगर आप टेस्ट की बात की जाए, तो टेस्ट में मैंने मॉक्स लगाए, सेक्शनल मॉक्स भी लगाए, उसके बाद ओवरऑल मॉक्स भी लगाए। मॉक्स लगाने से अपने को टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि कितने टाइम पे अपना पेपर हो पा रहा है, कितने अटेम्प्ट्स कर पा रहा है, और अलग अलग सिचुएशंस आती है, तो उनको अपने को हैंडल कैसे करना है। कई बार ओवरऑल मॉक में इंग्लिश बहुत टफ है, तो फाइनल एग्जाम में भी इंग्लिश कभी कभी टफ भी आ सकती है, ईजी भी, इस बार तो ईजी थी। तो वो आपको मेंटली आप प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए कि कैसा आपको उसमें रिएक्ट करना उस टाइम पे। पता चला एक बिगड़ गया सेक्शन, तो आप अगला भी बिगाड़ के चले आओ। तो ये स्टूडेंट के साथ हो जाता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है वो अगर टफ आ जाती है, तो क्या होता है पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म ही हो जाएगा, और उसका जो बचा हुआ 2 सब्जेक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट आता है। मैथमेटिक्स के लिए क्या बताएंगे आप? क्वांट्स के लिए? हाँ, क्वांट्स के लिए तो मेन तो डीआई होती है, उसमें डीआई तो आएगी, लेकिन उससे पहले आप है ना, मतलब डीआई के पहले आपको पहले रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, इनके, हाँ, इनके नॉलेज होना जरूरी, परसेंटेज, एवरेज, जिसकी बेस पे डीआई रहेगी, तो उसका डीआई का आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है।
तो कुल मिला के बात ये है कि उसमें बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उसमें दिया गया है। उसके बाद फिर आप अगर स्पीड मैक्स की बात की जाए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो ये अगर जैसे आते हैं 4-5 नंबर सीरीज़ भी हो गई तो ये जल्दी बन जाती है। तो इसके ये अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स हैं, तो इनको करें और डेली सिंप्लीफिकेशन तो लगाएं। 5-10-15 मिल जाएंगे, पीडीएफ बहुत सारी अवेलेबल है फ्री में, उनको आप लगाएं। या फिर जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, उनको लगाएं डेली। और 5 से 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते जाइए, तो आपका उसमें स्पीड में स्पीड बन जाएगी। और कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन एक टाइप का कैलकुलेशन ही है, तो उसमें आपको थोड़ा जब डीआई करने जाएंगे तब भी वो हेल्प करेगी उस चीज़ में। तो मेन मेरा यही था। और इसमें फिर प्रैक्टिस नहीं, जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया या फिर आधा भी हुआ है तो प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। उसमें भी मेनली मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। मॉक टेस्ट को कुछ स्पेशल जगह के लगाए थे कि किसी कोचिंग के बाहर किए थे कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल, जैसे हम बात कर रहे हैं टेस्ट बुक के भी टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो आपने जो टेस्ट सीरीज वो मेनली कहाँ से लगे थे? प्री के लिए बात करें, मेन से के लिए हमने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर के तो काफ़ी सारे प्री के लिए आपने जो टेस्ट वो कहाँ से लगाया? मेनली मैंने तो बाई करी थी, और एक ने 3-4 बाय करी थी। आप तो 2-3 भी बाय करेंगे तो काम हो जाएगा। मतलब टेस्ट सीरीज क्या है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस का पार्ट बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाली उसमें से, जिनका जो एग्रीकल्चर नहीं भी पढ़ाते हैं, जैसे जनरल बैंकिंग वाला कराते हैं, तो जनरल बैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट की मैंने ली, उनकी ज़्यादा ली थी प्री के लिए, क्योंकि प्री में तो मेन वही था। लेकिन हाँ, उसमें मैं सोलो जो करता था ना, टेस्ट देता था, वो IBPS SO के ही देता था, AFO वाले। रीजनिंग की बात करते हैं, जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में कौन सा पार्ट है जो तकलीफ दिया आपको सबसे ज़्यादा? पजल सेटिंग। पजल सेटिंग, वो क्या है? पजल सेटिंग तो क्या है, हर किसी को तकलीफ देता है, लेकिन वही है कि इसको तकलीफ जरूर देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी वही है। तो मेरा ऐसा था ना, मैंने शुरुआत में जब बताया था आपको PO की प्रिपरेशन करी थी, तो मेन फोकस उसमें यही रहता है कि पजल और सेटिंग बनाना। तो मेरी प्रैक्टिस तो हो गई थी उसमें। तो आपने कुछ डेली बेसिस सेट कर रखा था कि नहीं डेली एक पजल करना ही है, क्या आप कभी कभी लगा लेते थे, कैसा रहता था? नहीं, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अगर देखा जाए तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि आपको डायरेक्ट मिल जाए। मैं शुरुआत से पूरा बता देता हूँ रीजनिंग का एक बार अच्छे से। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया पजल और सेटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही टफ लगती थी। तो मैं, और ऐसा है कि अदर टॉपिक से मैं रीजनिंग में ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस आप कवर कर लो उसके बाद लगाओ। मैं सही बताऊँ ना, मशीन इनपुट आउटपुट मेरे को पता 5 नंबर का आएगा, फिर भी छोड़ के आता था, क्योंकि नहीं बनेगी मेरे को वहाँ को, मेरे को पता इतना टाइम नहीं रहता अपने पास। और ऐसा जैसे लॉजिकल रीजनिंग कई जगह लैंग्वेज स्टेटमेंट वाली, वो कभी कभी मेरे को सूझ नहीं पड़ती थी, तो मैंने वो भी छोड़ रखी थी। कहीं ना ये भी तो है कि जो टॉपिक अगर आप कोई छोड़ रहे हैं, हाँ, गलती से अगर वो आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मशीन वाला 5 नंबर का आएगा तो वही तकलीफ दे जाता कभी। नहीं, मेरे को पता था वो 5 नंबर का आएगा, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा। तो लेकिन मेरे ये भी तो था ना, बाकी जो टॉपिक्स है वो इतने अच्छे करके रखे थे कि वो हो जाते हैं। बाकी टॉपिक्स मैंने अच्छे से करके रखे थे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप अगर पूरे टॉपिक्स ना भी करें तो कर सकते हैं उसमें रीजनिंग में। मैं बताता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा लास्ट ईयर 17 या 18 कट ऑफ गई थी प्री की ओवरऑल। मेरे रीजनिंग में, मैं स्कोर कार्ड आपको भेज दूँगा, 21-20 नंबर थे, 21 या 22 नंबर थे। तो रीजनिंग मेरा अच्छा था, मैं सही मतलब एज़ कम्पेयर टू क्वांट्स, मेरे को अगर कोई दे तो मैं रीजनिंग करूँगा। तो रीजनिंग में मेरा ये था कि मेन तो रहता है सिटिंग और पजल। मैं सिटिंग और पजल की प्रैक्टिस, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक बार आप हिंट्स बनाना सीख गए, हिंट्स बनाने का तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और उसमें सिंगल डाटा के साथ साथ डबल डाटा की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये लेवल बढ़ते जा रहा है IBPS का। उसके बाद जब पेपर अटेम्प्ट करने जाए तब कभी पहले पजल मत सोलो करना, ऐसा रहता है। नहीं, कुछ बच्चों के साथ समस्या रहती है कि वो पजल की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको लगता है हमें पजल आ जाती है और वो पहले ही पजल उठा लेंगे, तो बोलते हैं हम बना देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने का, जैसे मैंने बताया इनइक्वालिटीज़ है, सिंपल टॉपिक है, देख लो ना वहाँ पे स्क्रॉल करके, किधर नेक्स्ट करके देख लो, जहाँ इनइक्वालिटीज़ दिखी उसको कर लो। सिलॉग्स में वो भी ईजी है, वो भी कर लो। उसका मेरे को एक ब्लड रिलेशन ईजी लगता था, 3 अगर वो 3 क्वेश्चंस वाला है, बड़ा आए तो मैं छोड़ देता था, तो मैं वो करता था। ऐसे सबका अपना ऑर्डर रैंकिंग वाले सिंगल जो टॉपिक्स हैं जो आपको ईजी लगते हैं, पहले वो करो, उसके बाद फिर जाओ पजल।
रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर टीचर से तैयारी करी, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, टीचर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है कि रीजनिंग की मेथड्स अलग अलग होती है। कोई टीचर किस मेथड से सोल्व करा रहा है, कोई टीचर किस मेथड से सोल्व करा रहा है। तो कोई पर्टिकुलर टीचर को आपने फॉलो किया था या फिर मल्टीपल टीचर से पढ़ा था? नहीं, AFO के लिए तो मैंने प्रैक्टिस ही करी थी। बुक्स थी मेरे पास पहले, उससे रीजनिंग भी बुक से ही करी थी आप? हाँ, मैं पूरा बताता हूँ। मैंने बेसिक्स क्लियर होने के बाद पहले बुक से करी थी, और उसका टेस्ट लगाता था सेक्शनल मॉक्स और ओवरऑल मॉक्स। लेकिन जो मैं बताऊँ, अगर PO के टाइम पे जब मैंने करा था प्रिपरेशन, तब मैंने अड्डा से पढ़ा था जनरल बैंकिंग वाला। शांतनु सर, उनसे क्वांट्स पढ़ी थी, और सौरभ सर हैं चैम्पियंस बैच, उसमें से रीजनिंग पढ़ी थी। बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो गए थे मेरे। उसके बाद फिर अगर कहीं अटकता था मैं, तो यूट्यूब में देख लेता था, या फिर जो भी अदर सोर्सेस मेरे को अवेलेबल थे उस समय, उसमें वीडियोस देख के मैं क्लियर करता था। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इस अटेम्प्ट की बात करें या फिर AFO की बात करें, तो AFO में तो मेनली मेरा वही फोकस था, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप बेसिक किसी भी टीचर से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो पूरा ओवरऑल है, जो डिपेंड करता है आपकी जो परफॉर्मेंस, वो आपका प्रैक्टिस ही डिपेंड करता है। जी सर। है ना? ठीक है, ये तो हमारा प्री का पूरा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम मेंस की तरफ। तो मेंस जो होता है हमारा प्योर एग्री, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड था 12th का, वो PCM था, और आपने जो PAT की एग्ज़ाम क्लियर करी थी वो भी PCM से ही करी थी। तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज के सब्जेक्ट निकालने में एग्रीकल्चर में दिक्कत गई होगी। तो आपने एग्रीकल्चर की जो तैयारी वो जीरो से शुरू करी, तो उसको आपने कैसे कवर किया? सर हाँ, मैं मानता हूँ इसमें मतलब PCM से मुझे थोड़ा इधर घाटा मिला, लेकिन उधर मैं प्री में एज भी मिला था मेरे को, ऐसा नहीं है, उधर फ़ायदा भी हुआ था। तो मेरा ये था कि हाँ, लॉजिकल चीज़ें तो समझ में आ रही थी सब कुछ, लेकिन जो एग्रीकल्चर है ना, थ्योरी वाला सब्जेक्ट, मुझे हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे आती थी, कॉलेज टाइम पे भी आती थी। जैसे कि अब मेरे जो बैचमेट्स थे, उनका यह था कि एक दिन पढ़ लिया, हो गया अपना काम, क्योंकि PAT सब पढ़ा हुआ था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यही होता है। तो फिर मैंने ये था कि लाइब्रेरी बैठा करता था, उसमें सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक और इनमें फॉलो करा मैंने, जो लाइब्रेरी में अवेलेबल, कॉलेज की लाइब्रेरी में, कॉलेज वाले। जो अपना सिलेबस पहले मेरा AFO तो बताया, मैं जनवरी 2022 से आया हूँ। इसमें तो मेरा यही फोकस था कि अपना जो ये है, जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स पेपर है, वो निकल जाए बस। पहले मेरे को याद है, आज ही क्वेश्चन आया था हॉर्टिकल्चर में कि बनाना का प्रोपोगेशन का ऐसे होता है, मुझे नहीं पता था, जबकि शॉर्ट सकर्स उसमें ऑप्शन था, मेरे को नहीं पता था कुछ। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता है कि बनाना का जो प्रोपोगेशन है वो नहीं शॉर्ट पता सर्कल था। से होता है, ये फर्स्ट वो सेकंड अभी क्या है, AFO पे 3rd रैंक लगा के बैठा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति का कितना भी बेसिक क्लियर क्यों ना हो, टाइम देना पड़ेगा। हाँ, टाइम अगर आप देते हैं तो आप कोई से सब्जेक्ट है उसमें कमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब यूँ भी देखा जाए 10वीं तक तो सब सेम था, 11 12 थी, आपने एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा करी होगी, तो मेरे 2 साल थे, या उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही था। तो वो जो सबसे बड़ी दिक्कत जाती है एस्पिरेंट के साथ में, वो कि जैसे कि प्री और मेंस, इन दोनों को साथ साथ चलाना होता है। और क्या करते, कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार प्री तो निकाल के देखिए, बाद में फिर प्री निकलेगी तो तभी तो मेंस निकालेंगे। तो उसको दोनों को साथ साथ कैसे मैनेज करें, किस मंथ तक? जैसे हम जानते हैं IBPS जो है वो अपना दिसंबर में एग्जाम लेता है, इस बार जल्दी है। हाँ। दिसंबर में तो लास्ट ईयर 30 दिसंबर के आसपास प्री था, 20 दिसंबर में रहती, लेकिन हाँ, और जनवरी में मेंस रहती थी। तो उसके प्री के कितने महीने पहले तक हमें एग्रीकल्चर को भी साथ चलाना चाहिए, आखिरी तक चलाना चाहिए, उसकी एक? सर ये मैं बताऊँ ना सही, इसमें ऐसा है कि ये सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरा प्री स्ट्रॉन्ग था, उस टाइम तक तो हो गया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट का तो और मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कर लेंगे, क्योंकि एक बार अच्छे से निकाल चुके थे, उसमें भी 39 के नंबर आसपास थे मेरे ओवरऑल में, और 17-18 कट ऑफ थी। तो मैंने प्री में तो कम करा, मतलब छोड़ दिया था 1 महीने, तो प्री के पहले 1 महीने छोड़ दिया था। तो मैं अब अगर पहले अपना बता देता हूँ, उसका फिर जनरल में बता सकता हूँ जो ओवरऑल सबके लिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये सबका अलग अलग रहता है, सबके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कुछ वीक रहते हैं। तो मैं अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने दिसंबर मंथ में CWC का पेपर शायद 4 या 5 दिसंबर को हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, वो मेरा आखिरी दिन था। उसके बाद मैंने मिक्स रीजनिंग में केवल और केवल मॉक लगाया था, मतलब एक फुल लेंथ, वो भी एक फुल लेंथ लगा था 2 घंटे। तैयारी हो जाए उसके बाद हाँ, प्रैक्टिस ही करनी है। हाँ, और वही मेन पार्ट भी होता है प्रैक्टिस का भी। नहीं अगर ऐसा बात की जाए ना, तो दिसंबर मंथ में 6 से 7 घंटा मतलब आराम से बच्चे दे देते थे प्री का, और ज़्यादा ही देते थे। लेकिन मेरा ये था कि 2 आवर्स का एक टेस्ट लगा, थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश का एनालाइज करना हो तो कर लिया, 2.5-3 घंटे, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं दिया। उसके बाद तो फिर मेरा सुबह से शाम तक जितना भी पढ़ूँ मैं, भले कितने भी घंटे पढ़ूँ, मैं एग्रीकल्चर ही रहता था, एग्रीकल्चर का रिवीजन।
अगर मैं से मतलब ये भी पूछूँ ना आपकी कहाँ मतलब एज मिला एग्रीकल्चर में, क्योंकि लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर तो मेरा नहीं हुआ था ना सिलेक्शन, तो अगर वो दिसंबर मंथ था मेरा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक नहीं हुई थी। फिर वहाँ से जनवरी में तो पढ़ते ही थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कि जनवरी में आप दिसंबर में पेपर दे के आएंगे 30 तारीख को, इस बार तो थोड़ा पहले 9 नवंबर को साथ मेरे को जहाँ तक याद है। तो पेपर देने के बाद फिर ये मत सोचना कि मेरे कितना है, हाँ एक बार एनालाइज कर लेना आप 1-2 दिन तक, उसके बाद चुपचाप मेंस का तैयारी करने लग जाना, रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि IBPS लेट देगा, 10-15 दिन तो टाइम लगेगा, उसका रहेगा रिजल्ट फिर भी 10-15 दिन लेगा, फिर वो बहुत अखरते है क्योंकि अपन रिविज़न नहीं कर पाते ना। तो वो क्या है कि जो एग्रीकल्चर की हम पर्टिकुलर बात करें मेन से की, तो ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें गिनती के 60 क्वेश्चन होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप मान लो कि कोई एग्ज़ाम ऐसी है जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक पढ़ने वाले व्यक्ति और एक नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति के बीच में ये डिफरेंस कर पाना है वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि नंबर का गैप ज़्यादा हो जाता है। और अब जैसे 60 नंबर की अपने एग्ज़ाम मतलब 60 क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम होती है, अब वहाँ पर क्या होता है कि पढ़ने वाले और एक कम पढ़ने वाले व्यक्ति के बीच में जो अपना पूरा डिसाइड होता है, पूरा खेल 2 से 3 क्वेश्चन का ऊपर रहता है। तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने कहाँ से कितने सोर्स लिए थे, जैसे कि टेलीग्राम भी आज के टाइम पे हम देखें तो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जी सर, टेलीग्राम तो मतलब मैंने आखिरी मतलब मेरा ऐसा था कि मोबाइल भी मैंने ज़्यादा छोड़ के रखा था। ऐसा नहीं था कि बस उस टाइम तक अपन लेक्चर्स भी ज़्यादा नहीं लेते थे ना, मैं रिवीजन क्लासेस ज़रूर लेता था, लेकिन मेरा यही था कि मैं दूर ही रहता था, लेकिन फिर भी टेलीग्राम्स की मैं क्यूजेस लगाता था टाइमली, और साथ ही में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाता था। भले ऐसा नहीं कि एक जगह से लगाओ, जितने जगह से मिले क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेन तो क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस ही है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने बुक से भी करा था कि बुक से प्रैक्टिस करी थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्यूज या फिर आप जो वो लगाते हैं क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, जो भी अदर अटेम्प्ट्स देते हैं, अदर कोचिंग्स या फिर किसी भी कोचिंग्स के देते हैं, तो उससे ये होता है कि आप हाँ चलो ठीक है हर टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो कम से कम आपका आइडिया फेयरफुल आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे आपको कहाँ तैयारी करनी है। उसके बाद फिर अगर रिवीजन करना, जैसे कि अब पर्टिकुलर कोई सा सॉइल टेक्सचर का कुछ गलत हुआ आपका, मान लीजिए सॉइल साइंस में कुछ कोई सा पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसको आके रिवीजन कर लीजिए। और या फिर आपका ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई सा डाटा है गेस्चर परेड का और एनिमल का कोई सा डाटा है, आपको चार्ट याद है बट उस टाइम पे आपको याद नहीं रहा, 2-3 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़न हो रहे हो, तो ऐसे भी जाके तुरंत रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि भले आपका सही हो गलत हो उस टाइम पे कोई वो बात अलग है, लेकिन तुरंत आप जाके रिवीजन कर लीजिए उस चीज़ को। तो जो भी ऐसा टेस्ट है सबने को पता चलता जाता है कि क्या क्या उसमें अपने गलती कर रहे हैं, कौन सी चीज़ में अपने को ज़्यादा फोकस करना है, तो इसलिए टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है। बीच में भी बुक्स की बात निकली थी कि बुक्स, हाँ। तो एक होता है कि जो कंपटीशन के लिए बुक्स आती है, 2-3 बुक्स बहुत फेमस है, ठीक है, उनके अलावा तो क्या बुक्स ज़्यादा ठीक रहता है या पर्टिकुलर किसी कोचिंग के अगर नोट्स फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है? नहीं सर, बेसिक बुक में सही बताऊँ तो मैंने नेमराज इतनी बार पढ़ी है दिखा दूँगा कॉम्प्लीट 2019 वाली हो तो बिल्कुल 2019 वाला है। और मैं बताऊँ ना सही बात, वॉल्यूम 2 जो है आप उसको बहुत लाइटली लेते हैं, अरुण कात्यायन का, उसमें शुरुआत के अगर 100 पेज अगर हटा दें, वाटर रिलेशन से चालू करें, अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट हटा के उसमें बायो अच्छी दी है थोड़ी, और आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का बताया, तो उसमें ये होता है कि करेंटली अपडेटेड मिल जाती है चीज़ें, और साथ में ऐसा रहता है कि एक चीज़ें एक जगह मिल जाती है कंपाइल करके, तो अगर उसमें से क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, लास्ट ईयर का देख लीजिए उसका एडिशन, उसके प्रीवियस ईयर का एडिशन देख लीजिए, या फिर उसके प्रीवियस ईयर का सब दूर अगर अच्छे खासे क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, और नहीं तो फिर आप नॉर्मली सेल्फ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम। सेल्फ के लिए आप नेमराज सुंडा पढ़िए, कोई सी भी एक अरुण कात्यायन का वॉल्यूम 2 पढ़ लीजिए, ये 2 तो मस्ट है। अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स लेने हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो फिर करंट अफेयर के लिए हाँ स्कीम्स ज़रूर पढ़िए, करंट अफेयर में मेनली स्कीम्स पढ़िए, उसके बाद डाटा पे जाइए। नहीं देखिए, करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है इसके लिए तो कोचिंग जो बताते हैं, जो कोई 2 घंटे का मैराथन ले लेता, 3 घंटे का मैराथन ले लेता, वो इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन कोई ऐसा छात्र जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी, मान लीजिए FO की तैयारी करना चाहता है, वो ऐसी कंडीशन में अगर वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स उठाता है, तो वो क्या देखता है कि उस बुक में केवल डाटा ही डाटा है, मतलब कि उसको थ्योरी समझने को कम मिलती है, तो इसका जो उसको लॉस मिलता है वो किसी दूसरी एग्ज़ाम में ज़रूर से मिलता है। ऐसा आपका मानना है कि नहीं?
कि अगर हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो कहीं ना कहीं उसे पहले बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके बाद जब वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुंचता है या एक साल उसने दूसरी बुक्स को पढ़ा है, बेसिक बुक्स को पढ़ा है, क्लियर की है, उसके बाद ही उसे किसी कोचिंग का नोट्स उठाना चाहिए? मैं सही बताऊँ एक बात, बीएससी एग्रीकल्चर जितने सब्जेक्ट है ना, उसके टेक्स्ट बुक या जो भी आप पढ़ते हो सिलेबस का दिया वही पढ़ लो तो निकल जाएगी सारी एग्जाम। ये नहीं है वो उस पे तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो इतना ब्रॉड है कि उसको अगर व्यवस्थित ढंग से हाँ वही पढ़ लो ना तो निकल जाएगी। अगर बेसिक ही पढ़ना है तो वो पढ़ लेंगे आप, बिल्कुल निकल जाएगी। और बेसिक के लिए फिर आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं ना, जो भी है। और हाँ नो डाउट अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जितनी बुक्स पढ़ेंगे, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात की है तो पहले तो मस्ती करो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो इतना हाँ ठीक है पढ़ना सही है, लेकिन थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए। हाँ कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि दिन भर ही घुस जाओ। 2 साल नहीं तो कम से कम 1 साल ऐसा है हाँ। कॉलेज में गए हैं, हाँ इंट्रेंस एग्जाम निकाल के अगर गए हैं तब तो थोड़ा 1 साल को अच्छा एंजॉय कर लिया। लेकिन आपको फिर भी तैयारी करनी है तो बिल्कुल वहाँ के कॉलेज में अवेलेबल रहेंगी बहुत सारी बुक्स। सब्जेक्ट्स के एक बार नाम देख लीजिए पर्टिकुलर कि हाँ ये सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ना चालू कर दीजिए। तो आपको उस समय नॉलेज गेन की इस कंडीशन में रहें आप कि आपको बस अभी नॉलेज गेन करना है। उसका जब कंपाइलेशन की बात आएगी तो ज़रूर आप कोचिंग नोट्स फॉलो करना, क्योंकि अभी फॉलो करोगे 4 साल बाद वैसे भी चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी, तो वो भी है। सही बात। एक क्वेश्चन और था कि जैसे कोई व्यक्ति है कि एक है कि कोचिंग से तैयारी की जाए, कोचिंग कोर्स परचेस करके ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी मोड हो सकता है, और है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि जो सेल्फ तैयारी करना चाह रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोचिंग का कितना महत्व रहता है तैयारी में? सर सेल्फ करके भी हो सकता है, आपका हो सकता है कि हो ही जाता है बहुत से लोगों को। मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, सेल्फ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कोचिंग से आप करेंगे तो थोड़ी गाइडेंस डायरेक्शन मिल जाएगी। जो चीज़ें मैं कुल मिला के एक सीधी सी बात होता हूँ, अगर सिलेक्शन लेना एक प्रोसेस है तो हाँ कोचिंग से आप एज आ उसको कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल सही बात। तो बस यही है, ऐसा नहीं कि कोचिंग के बिना नहीं होगा आपका सिलेक्शन। तो आप उससे भी कर सकते हैं, सेल्फ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको। मतलब एक अगर कोचिंग ले लेते हैं तो एक डायरेक्शन सही मिल जाएगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, तो उससे तैयारी और बेहतर बन सकती है। जी सर। वैसे जैसे जमीन से जुड़े लोग हैं सबसे पहले नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी थक गया क्या सर? थोड़ी बात नीचे बैठ के हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, टर्फ है क्या? तो अगला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो इंटरव्यू के ऊपर रहेगा कि जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, और जो सिलेक्शन का पूरा खेल है वो भी एक पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए 2 से 3 नंबर का ही रहता है, और इसमें जो इंटरव्यू है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ जैसे आप जैसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए मेंस में 2 आधार नंबर है, तो आपके लिए इंटरव्यू तो मायने शायद नहीं रखता हो। नहीं उसमें क्वालिफाई तो करना पड़ता है ना। क्वालिफाई तो हो जाता है व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि अगर हम देखें कि इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसी करी जाए? इंटरव्यू मेनली यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये तो सभी बोलते हो, सही बात है कि वहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर आपसे हाँ क्वेश्चन जरूर एग्रीकल्चर के पूछ सकते हैं। अब मेरी बात की जाए तो मेरे से जनरल बात करी उन्होंने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उनने इंट्रोडक्शन से पहले बोला केवल आप 4 चीज़ें बताएं। उनने 4 चीज़, नाम, आपका कॉलेज, साथ में आपके फादर क्या करते हैं और आपका शहर के बारे में। उसके बाद फिर मेरा अगर बात की जाए तो पहले इसमें 3-4 राउंड होते हैं। एक HR है, टेक्निकल, और इसमें अगर बात की जाए अपन पर्टिकुलर तो HR में भी अगर बात की जाए तो पहले आप जो अपना बायोडाटा है, जैसे आपका नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ में आपके इधर की फेमस चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और वहाँ ये बात नहीं है कि आप क्या आंसर देते हो, मतलब किस तरीके से आंसर देते हैं, आंसर देते या नहीं देते ये भी कोई मान्य नहीं है। मतलब मेन तो ये है कि आपने किस वे में आंसर दिया या फिर क्या आंसर दिया। मना भी करते तो किस तरीके से आप मना करते हैं, तो मेन तो ये है। और ज़्यादा तो मैं इसलिए नहीं बोला हूँ, मेरे खुद के 13 ही नंबर है। 13 नंबर सीधी बात है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, मतलब हाँ अच्छा गया नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। कहने का मतलब वही है कि इंटरव्यू जो होता है कि देखो आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये तो है कि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्यों तभी तो इंटरव्यू तक पहुँचे। तो इंटरव्यू जो होता है वो पूरा जो पर्सनैलिटी को देखने के लिए होता है, और उसी के लिए नंबर भी रहते हैं। और ड्रेसिंग का भी मेन रहता है कि आप ड्रेस प्रॉपरली करके जाएं। और हाँ इसके लिए ज़रूर बोलूँगा कि आप अगर मॉक टेस्ट या फिर मॉक जो इंटरव्यू देते हैं आप, हाँ ऑनलाइन दे दीजिए, जो भी है आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना पर्सनली कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है। ऑफलाइन मॉक्स देना ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने ये मतलब पर्सनल है मेरा। ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन में आप इंटरव्यू के लिए कोई सी भी सिटी में, जहाँ जिस सिटी में आप हो, जैसा कि इंदौर में हो, क्या भोपाल में हो, क्या खरगोन में हो, जो भी वहाँ कोचिंग अवेलेबल हो उनके सामने जाके इंटरव्यू दे दीजिए ऑफलाइन। और जैसा मेरे भी साथ तो कुछ पार्टनर रहते थे, एक्चुअल में वो क्या करते थे,
शाम को वो रूम पार्टनर ही इकट्ठा हो जाते थे, उसमें एक मैं भी रहता था, मतलब हम उनका इंटरव्यू लेते थे। तो उसमें ये नहीं था कि हम किस तरीके से ले रहे हैं, बस इसमें था कि जो सामने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा है उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड हो जाता था, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदे वाली चीज़ हो जाती थी। जी सर, ये तो ठीक है, जो आपने बताया बिल्कुल हेल्प करता है, इनिशियल फेज़ में यही करना चाहिए। लेकिन फिर ये भी पॉइंट आ जाता है कि आप दोस्त रहते हैं जान पहचान के, वहाँ तो अननोन मिलेगा ना, वहाँ कैसे जानकार मिलेंगे। नहीं, वो मेरा मतलब ये था कि आप इसके साथ भी इसको भी रख हाँ, मैं बोलता हूँ ना, इनिशियल फेज में कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ वो भी है, वो तो करिए, प्रैक्टिस, बोलने की हैबिट डालिए, कैसा बोलना, किस वे में बोलना, ये सब चीज़ें रहती हैं उसमें। तो एक चीज़ और है कि IBPS के साथ साथ आपका जो इफ़को का एग्ज़ाम होता है, इफ़को AGT, वो भी क्लियर हुआ है। वो मेरा पहले मुझे मना कर दिया था। अच्छा। पहले नहीं हुआ था मेरा, फिर अभी डेट याद नहीं, 1 अप्रैल में ही अभी आया था उसका, उनका मेल मेडिकल के लिए। अच्छा, उसमें हाँ ये हो गया, आ जाइए, आपका हाँ हो चुका हाँ है। हो चुका, आ गया कुल फाइनल। मिला के आपके पास 2 एग्ज़ाम क्लियर हो गई है। हाँ अभी तो 2, एक IBPS FO और एक इफ़को AGT। बाकी तो सब में 1-2 नंबर से, कहीं FCI वेटिंग चल रही है, कहीं REO वेटिंग चल रही है, सबका ऐसे ही हाल है। लिस्ट लिखा लो तो दी तो ऐसे सारी एग्ज़ाम है, तैयारी भले FO की थी, लेकिन दी तो सारी एग्ज़ाम है, तो वही चल रहा था कि कहीं 1 नंबर से उतर, प्री मेंस निकल रहा, तो इंटर फाइनल लिस्ट 1 नंबर आ रही है, तो चलता रहता है। नहीं, लेकिन जो ये बता रहे हैं आपकी, कहीं ना कहीं रेटिंग में आ जाना, कहीं 1 नंबर से कहीं आधा नंबर से रुक जाना, जी सर। कहीं ना कहीं हताश कर देता है स्टूडेंट को, तो उस चीज़ के लिए भी कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए? अब वो तो सर पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरा तो ये था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा मेन फोकस FO था ना, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ों से गुजरा नहीं, क्योंकि बाकी जो एग्ज़ाम्स देता था मैं उतना सीरियस वे में, मतलब हाँ ठीक है तैयारी करी है अपन ने, दे दिया, ऐसा पर्टिकुलर उसकी तैयारी नहीं करी थी। और जो आप बोल रहे हैं कि हताश होना, तो मैं सही बताऊँ, जब 1 अप्रैल को मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, उसकी तो मैंने प्रॉपर तैयारी करी थी, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा नहीं होगा। उस टाइम भी मतलब 1 नंबर से ही थोड़ा रह गया था मेरा। और सबसे बड़ी बात गलती है कि मैंने मतलब मेंस में ही बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी, तो वो मैंने फील करा। उसमें ऐसा हो जाता है कि 2-4 दिन तो पता नहीं चलता क्या चल रहा है अपने को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 2-4 चीज़ें बता सकता हूँ मैं। शुरुआत के 4-5 दिन कोई डिसीज़न मत लेना। पहली बात तो मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिए वहाँ पे, बता नहीं सकता। तो वही चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें पढ़ाई के बारे में। तो उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लीजिए, उसके बाद फिर वापस एनालाइज़ कीजिए कहाँ पे गलती हुई, क्या क्या करा। और कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो चलती है, नो डाउट। और जैसे आपने सोर्स की बात करी, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो कितना भी कर लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, भले प्री हो मेंस हो। लेकिन फिर कभी कभी लक फैक्टर भी हो जाता है। हाँ, लक फैक्टर तो AFO में तो रह जाता है। मैं सही कह रहा था, 48 का भी दोबारा दे दोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेरे साथियों ने बोला है कि यार भाई इस बार लक नहीं चला, अगली बार मेरा प्री निकल गया था, इस बार मेरा प्री भी निकला, लास्ट टाइम में इंटरव्यू दे के आया था, इस बार प्री नहीं निकला, तो काफ़ी चीज़ें होती जो काफ़ी तकलीफ हाँ, देती है। वो कभी कभी तो मेरा क्वेश्चन ये भी है कि मेंस की जो एग्ज़ाम होता है उसको अटेम्प्ट करने का पैटर्न और तरीका क्या होना चाहिए, कि मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, रिस्क कितने % लेना चाहिए, कि आपको अगर 60-40 हो या 70-30 पे रिस्क लेना चाहिए, इसके बारे में? वहाँ पे जाने का 60-40 समझ में नहीं आता। सीधी सी वहाँ पे ये नहीं रहता कि इतने क्वेश्चंस में इतने करने हैं। मेरा मतलब इसमें ये सब चीज़ें मॉक से डेवलप हुई, मॉक टेस्ट लगाएंगे आप, तो उससे चीज़ें डेवलप, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। अगर आप अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो आप सोचो कि मैं एक नंबर दे दूँगा कि 33, 45, 50, 55 करने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हर पेपर का पैटर्न अलग है। अभी सिंपल हल्का सा मतलब कट ऑफ बढ़ी है, तो हाँ ठीक है, इतना चल रहा है मॉडरेट टू हार्ड। कंपैरिजन में सीटें भी कम थी, इसलिए भी कहीं ना कहीं कट ऑफ हाँ, ऊपर गया है, तो लास्ट टाइम सीटें भी ज़्यादा थी। अगली बार पेपर क्या आए किसी को नहीं पता। हाँ, वैसे अनप्रिडिक्टेबल है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो शॉर्ट 100% कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, लगाते जाओ। पहला राउंड वो हो गया। दूसरा राउंड आओ, अब रिस्क की बात है, 2 में हो जाती है कन्फ्यूज़न। आप ये सोचो कि इसमें से ये क्वेश्चन है, मैं 100% श्योर हो जाऊँ। कभी कभी होता है वहाँ पे, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं प्रधानमंत्री मानधन योजना है, उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 3000 वाला जो आंसर था उसका। तो यही रहता है, कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाओ ना, तो उसमें भी 2 में रिस्क लेना। 2 जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन रहते हैं, 3 एलिमिनेट कर दिए, बचे हुए जो 2 हैं, 2 में आप रिस्क ले सकते हैं। 2 में मतलब कुल मिला के जो 50-50 वाला हाँ, वो ले सकते हैं। तुक्केबाजी ना करें,
तो ही ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप एक सेफ स्कोर में चले गए हैं कि आपको लगता है कि पेपर कठिन है, क्योंकि एक पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए तो पता चल जाता है कि हमने जिस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाए हैं ये पेपर कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ है, तो उसको लगता है कि नहीं ये इसका एक सेफ स्कोर होगा। अगर वो सेफ स्कोर तक वो चले जाता है तो क्या उसके बाद उसको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इस कंडीशन में बड़ी तकलीफ आ जाती है। अब मैं सही बताऊँ तो बात ये आती है कि वहाँ पे नहीं पता चलता है कि सेव कितना है कितना नहीं है, तो ये है कि 2 वाले कर लेने चाहिए। 2 वाले कर लेना चाहिए आपको। मैं इतने बता दूँ आपको, ऐसे मेरे साथ वालों कि जो बोलते हैं अरे यार इसका तो मैंने ये लगाने का सोचा था लेकिन ये बना ही नहीं, मतलब ये इसकी जगह मैं ये लगा के आ गया, या फिर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। अच्छा, तो यही है कि 50 वाले में तो मेरे हिसाब से फेयर प्ले है, वो कर देना चाहिए। हाँ ये है कि पता चला कि आप 50 अटेम्प्ट करें जिसमें से 30 के 30 ही 50 वाले, तो फिर तो सोचने वाली बात है। फिर तो वो स्टूडेंट की बात भी नहीं कर रहे हैं कि जो कि पूरा काम ही प्रिडिक्शन पे चल रहा है। नहीं, तो वो तो थोड़ा करना पड़ता है उसमें, क्योंकि ऑप्शंस भी इतने क्लोज को, जैसे अभी वो इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आया था लुब्रिकेशन ऑयल वाला, 3 तो मैंने भी एलिमिनेट कर दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल ने 3 एलिमिनेट कर दिए थे, अब 2 में कन्फ्यूजन हो रही थी। तो वही रहता है ये सब चीज़ें। तो यही है कि और तीसरे फिर उसके बाद ज़्यादा तो बहुत रिस्क हो जाता है, वो तो फिर अपने अपना है, जिसको लगाना लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। तो फाइनल आप ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी जो इंटरव्यू है हमारी बातचीत था उसका कंक्लूजन देना चाहे कि 2 शब्दों में या 2 लाइन में कि आप किस तरीके से इस तैयारी को देखते हैं कि किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ पर लाके करना चाहिए? हाँ सबसे पहले तो शुरुआत करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको, भले सेल्फ कीजिए या फिर कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करिए। तो एक बार आप जब ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी तो फिर ज़्यादा नहीं सोचना कि करना है कि नहीं करना। फिर बीच में कई बार ऐसा आता है कि मैं छोड़ दूं या फिर मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो मैं एक टेस्ट का ज़रूर एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि बाई चांस कभी कभी लास्ट में ऐसा होता है कि आपने कंटेंट इतना सारा पढ़ लिया होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी पढ़ लिया, अपना ही पढ़ लिया, बेसिक बुक्स भी पढ़ ली। टेस्ट में ये होता है कि आपके कहीं बन ही नहीं रहे, जैसे कि आउट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें मेनली आपको ये देखना रहता है कि आपके कंटेंट से आए वो तो नहीं गलत कर रहे हैं आप, अगर वो गलत कर रहे हैं तो दिक्कत है, वो अगर आप नहीं गलत करें तो ठीक चल रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी। कहीं बार ऐसा रहता है कि मान लो हम एफओ के लिए तैयारी करें लेकिन बीच में दूसरी एग्ज़ाम टपक पड़ी है, हाँ तो उस एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए या अपना गोल सेट करके चलने दो? एएफओ थोड़ा रिस्की है, तो वो तो फिर सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो जाती है। हाँ एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, एग्ज़ाम तो देना वो लेकिन फिर ये है ना, डिपेंड करता है कि आपका प्री चल रहा है। जैसे इफ़को के टाइम पे मेंस, जहाँ तक मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं, मेंस और एएफओ मेंस भी थी और ये भी मेंस चल रहा था, इसकी भी मेंस थी इफ़को की, तो वो तो बराबर ही चल रहा है ना, उसके लिए अलग से क्या पढ़ोगे आप? तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके लिए आप फिर अलग से ना भी पढ़े तो चलेगा। लेकिन हाँ ये है कि एक एग्ज़ाम को टारगेट करना फिर थोड़ा वो भी रिस्की भी हो जाता है ना। शुरुआत में व्यक्ति जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर तैयारी कर रहा है उसको सिर्फ एएफओ मान के तैयारी नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम बात करें कि सी सेट वगैरह जो बाकी एग्जाम में पूछा जाता है, उधर सब्जेक्ट जो आते हैं कहीं ना कहीं उनको भी देखते रहना चाहिए। तो जी वो तो सब पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है कि तो इसमें भी तो सी सेट आती है ना, नहीं इसमें भी सी सेट आती है ना, अपना क्वांट्स और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट तो आते हैं, इसके अलावा भी जैसे 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं सी सेट में पूरे। नहीं वो तो मैंने नहीं पढ़ा था, झूठ को बोलूँ इसलिए तो आर्यो में वेटिंग आई थी, वो पढ़े होते तो आर्यो भी अच्छे खासे आ जाते, तो फिर वो तो छोड़ो, वो तो मैंने फिर ज़्यादा हो रहा था ना। तो एग्रीकल्चर मतलब ऐसा था कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, इसमें स्पेशलिटी करो ना एग्रीकल्चर में, फिर मेरा ये था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमको भी। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहो जो आपके लिए काम के रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।